चलो क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। देखो, इसके पहले हम लोग क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम सेट्स का अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्रश्नावली 1.1 से संबंधित एग्जाम्पल्स, प्रश्नावली के सवाल, प्रश्नावली 1.2 से संबंधित एग्जाम्पल और सवाल यानी क्वेश्चन सब कर चुके थे। आज प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत आने वाले थ्योरीज, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का चैप्टर मतलब आज का टॉपिक मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए, ख़ास तौर से मैथमेटिक्स को अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसेट्स हमको पढ़ना है। उपसमुच्चय, देखो सेट थ्योरी में आगे पढ़ना है रिलेशन, फंक्शन, मैपिंग। क्लास 12 में भी पढ़ना है इसी से संबंधित इसका छूटा हुआ पोर्शन। उपसमुच्चय इस पूरे टॉपिक्स को मतलब क्लास 11 के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और क्लास 12 के पहला और दूसरा चैप्टर समझने के लिए उपसमुच्चय को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको काफ़ी ध्यान से हमको आज पढ़ना है और खूब अच्छे से समझ लेना है। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो तुरंत पूछ लेना है और डाउट्स को सॉल्व कर लेना है। देखो, हमको सबसेट्स पढ़ना है। सबसेट्स का मतलब उपसमुच्चय, नाम से क्लियर है। उपसमुच्चय, उप माने होता है छोटा, यानी कोई बड़ा होगा तभी तो हम छोटे की बात करेंगे। तो इसके लिए बड़ा या छोटा होना क्या हम सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। छोटे वालों को बड़े का हम लोग उप कहेंगे। अब इसको जैसे हम एग्जाम्पल्स से पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ए बराबर ले लीजिए 1 2, अगर बी बराबर ले लें 1 2 3। देखो क्या है, सेट ए और सेट बी दो सेट्स हैं। ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ए के सभी अवयव बी में हैं, यानी कह सकते हो कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या से ज़्यादा है। यानी ये कम है, ये इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसके सभी अवयव बी में हैं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय, सबसेट्स है। ठीक, तो अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें, यहाँ पे डिफिनीशन की बात करें तो यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए के सारे अवयव बी में हो। यानी कि अर्थात ए के सारे अवयव बी में हो। यानी ए का कोई अवयव मान लो यक्स ले लेते हैं, यक्स ए का ले ले, यक्स ए का ले लिए, मतलब यक्स बिलोंगिंग टू ए का मतलब होता है कि यक्स बराबर 1 ले, यक्स बराबर 2 ले। तो उसको देखेंगे क्या यक्स बराबर 1 लिए हैं तो बी में है। यक्स बराबर अगर 2 लिए हैं तो क्या बी में है। तो यक्स अगर ए में है तो वो बता रहा है कि वो सारे यक्स क्या है, बी में भी है। ठीक, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। तो अब ए बी का सबसेट है, अर्थात समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। देखो, इतना बार बार हम लिखेंगे नहीं, इसको संकेत में हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, इतना लिखने से अच्छा केवल हम इतना लिखेंगे।
इसको पढ़ेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो इस सब चीज़ों को फिर से हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। इन शॉर्ट में, संक्षिप्त में, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, ए और बी दो समुच्चय हो, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी यदि ए का कोई अवयव ले वो बता दे कि वो क्या है, बी में भी है, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। यानी ए और बी दो समुच्चय हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी यदि x बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज कर दे x बिलोंगिंग टू बी। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल ले लो और कोई, जैसे एग्जाम्पल में ले लो a बराबर 1 2 3 4 5 6, b बराबर 1 2 3 4 5 6, c बराबर 2 3 4 5 6। ए बी क्या सबसेट है? ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है। अब बताओ बी ए का सबसेट है ना? ए बी बी का सबसेट है, क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है। बी बी ए का सबसेट है, क्यों? क्योंकि बी के सभी अवयव ए में है। तो अगर ए बी बी का सबसेट है, बी बी ए का सबसेट है, तब पक्का है कि ए बराबर बी होगा। क्लियर? और ए बराबर बी है तथा ए बराबर बी है तो ये ए बराबर बी अगर है तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी कामा बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि दोनों तरह से सही है। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि दो सेट इक्वल सेट हैं तो पक्का है कि वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक, इक्वल सेट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों सेट इक्वल सेट है, यानी कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। और यहीं पे पहले देखते हैं हम लोग, बी क्या है? सी का सबसेट है। क्या बी के सभी अवयव सी में है? देखो 1 2 3 4 5 एक ही नहीं है। बी सी का क्या है? सबसेट नहीं है। इसको लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्यों बताना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो बी में एक जो है बी में तो है, लेकिन एक जो है सी में नहीं है। यही इसको बताना पड़ेगा। क्लियर है? बी सी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं सबसेट है? क्योंकि बी का कोई एक अवयव ऐसा है जो कि बी में है, सी में नहीं है। तो देखो एक जो है बी में है लेकिन सी में है नहीं है, तो बताना पड़ेगा क्यों सबसेट नहीं है। समझ में आ गया? ठीक, तो क्लियर हुआ सबसेट। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ लिखो क्या, देखो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। देखो सी हम बता रहे हैं। ठीक, बट देखो सी क्या है? 2 3 4 5 6, 2 3 4, सी के सभी अवयव बी में है, तो सी बी का क्या है? सबसेट है। सी बी का सबसेट है, लेकिन बी में अवयवों की संख्या सी से ज्यादा है।
होगा, होना ही चाहिए। सी बी का सबसेट है तो केवल हम सी को बी का सबसेट कहेंगे। अगर हम बी भी सी का सबसेट कर देते हैं तो बी में अवयवों की संख्या सी से ज्यादा ना होकर के बराबर हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर इक्वल सेट हो जाते हैं, समान समुच्चय हो जाते हैं। क्लियर है? तो सी बी का सबसेट है बट बी क्या है, सी का सबसेट नहीं है। ठीक, यदि, ठीक है ना, बी सी का सबसेट नहीं है लेकिन सी बी का सबसेट है। समझ में आ गया? देखो सी बी का सबसेट है, 2 3 4 5 6, सी के सभी अवयव बी में है। ठीक, लेकिन बी सी का सबसेट है नहीं है, क्योंकि बी 1 बी में है लेकिन सी में नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, रिजल्ट में लिखो, देखो ए बी का सबसेट है तो बी में अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या के बराबर होगी या उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक, अगर ए बी का सबसेट है, जैसे ए बराबर मान लो 1 2 3, अगर हम बी बराबर लिख दें 1 2 3, तो ए बी का सबसेट है लेकिन अवयवों की संख्या क्या है, दोनों में बराबर है, तो बराबर भी हो सकती है। अगर हम बी बराबर लिख दें 1 2 3 4 5, तो ए बी का सबसेट भी है लेकिन बी में अवयवों की संख्या ज़्यादा है। तो ए बी का सबसेट है तो बी में अवयवों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर बराबर होगी तो यदि ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी ए का मतलब क्या बताए थे कल, ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या बराबर हो जाए और सभी समान भी हों, सभी समान भी हों, तो पक्का है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अर्थात ए बराबर बी। देखो ध्यान से इसको समझो, ये हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम कह देते कि ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, तो सबसेट होना जरूरी नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा और सभी समान भी हो। जैसे देखो यहाँ, जैसे हम कह देते कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी। देखो क्या है यहाँ पर, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या है ना, है, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। यहाँ भी अवयवों की संख्या 3 है, यहाँ भी अवयवों की संख्या 3 है, लेकिन क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। समझ में आया ना जी? केवल अवयवों की संख्या बराबर होने से सबसेट नहीं हो जाता, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें होने चाहिए, तब सबसेट होंगे। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या, बी बराबर अवयवों की संख्या, और सभी अवयव दोनों में अवयव समान, और दोनों के अवयव समान हो, तभी हम कहेंगे कि ए बराबर बी। ठीक, समझ में आ गया? तो ए बराबर बी कहने से देखो यहाँ पे जैसे कह दे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 1, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। ए में 3 अवयव हैं, बी में भी 3 अवयव हैं,
और ए के वही अवयव हैं जो बी के हैं, बी के वही अवयव हैं जो ए के हैं, तब हम कहेंगे ए बराबर बी। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये चीज़ एकदम दूर होना चाहिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक, देखो एग्जाम्पल्स। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्या का समुच्चय। तो क्यू क्या है? आर का सबसेट होगा, क्यू आर का सबसेट होगा ना, क्योंकि सभी परिमेय संख्या क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती ही है। ठीक, अगर हम कह दें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या के उप समुच्चय है। देखो क्या है, n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। i बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2, ऐसे होता है ना। देखो n के सभी अवयव इसमें है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 यहाँ इधर तो है ही ना। तो n क्या हो गया? ये i का इंटीजर्स का, ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक का क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर हो गया सबसेट? कुछ उदाहरण और करते हैं। और क्वेश्चन देखो, ए मान लो 56 के सभी भाजक, ए के सभी धन पूर्णांक भाजक। तो ए में क्या आएगा? 56 के सभी धन पूर्णांक भाजक क्या होगा? 1 2 4 6, 6 से कटेगा जी? 6 से नहीं, 7 से कटेगा। 7 8 9 से कटेगा? 9 10 11 12 13 14 15 14 होगा ना? 14 15 16 17 18 19 20 28। बस, इसके अलावा नहीं ना होगा? यही ना होंगे? ए बराबर 56 के सभी धन पूर्णांक भाजक, यही ना होगा? मतलब 56 को विभाजित करने वाले धन पूर्णांक, इसके अलावा कोई विभाजन करने वाले होंगे? और बी कह दें 56 के अभाज्य भाजक, या उसी को गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक, तो बताओ 56 के कितने, यानी बी में क्या आएगा? वे भाजक जो अभाज्य हों, 2 2 और 7। और कुछ आएगा? बस ना? और आएगा? 56 3 से तो कटेगा नहीं। तो अब क्या देख रहे हो? ए बी का सबसेट है कि बी ए का सबसेट है? यानी कि यहां कह दे रहा है कि बी ए का सबसेट। क्लियर? समझ में आ गया? बी ए का सबसेट। तो कुछ भी लिख के आ जाएगा, पहले तो उसको हमको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। जब तक हम एकदम खूब मेच्योर नहीं हो गए हैं सेट थ्योरी में, तब तक हम रोस्टर विधि में बदल लेंगे तो साफ साफ दिखने लगता है। हाँ, ऐसे मुजवानी थोड़ा सा लगेगा कि अरे क्या होगा ना। तो पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, फिर उसके बाद देखो कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। क्लियर है? अब देखो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर कह दें
यक्स इस प्रकार से है कि यक्स 6 से कम और यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, या इसी को तुम और ऐसे लिख सकते हो, यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n, यक्स एक विषम संख्या, यक्स एक विषम संख्या है, ऐसा लिख सकते हो ना। तो a बराबर तो ये है, b बराबर निकाल लो। 6 से छोटा विषम 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही ना होगा। तो a और b क्या है, a बराबर b है, a बराबर b है, a बराबर b है, यानी कि अर्थात a इज सबसेट ऑफ b तथा b इज सबसेट ऑफ a। क्लियर है ना। तो एक चीज बस ध्यान रखना, फिर से हम बता दे रहे हैं कि a b का सबसेट है तथा b a का सबसेट है। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि a बराबर b, और a बराबर b है तो ये क्या बताएगा, a b का सबसेट है तथा b a का सबसेट है। ठीक, ये 2 बार लिखने से अच्छा है कि ये न लिख करके या मैं इसको यहीं से कर दे बस। ठीक, तो 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा हमको। समझ में आ गया। तो एकदम ये दिमाग में रहेगा कि 2 सेट अगर इक्वल है तो पक्का है कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक, लेकिन अब देखो अधिसमुच्चय, ठीक, तो देखो ये क्या हो, लिखे ना जी, यदि a और b 2 समुच्चय इस प्रकार से हों, इस प्रकार से हों कि a b का सबसेट हो तथा a नॉट इक्वल टू b हो। ठीक, समझ में आ गया। a b का सबसेट हो लेकिन a b के बराबर नहीं हो। अभी हम बताए हैं ना कि a b का सबसेट तो हो जाएगा लेकिन b के बराबर नहीं होगा, अभी हम एग्जाम्पल किए हैं। ठीक, तो a को b का उचित या इसी को प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहेंगे तथा b को a का अधिसमुच्चय कहेंगे, अधिसमुच्चय कहें। ठीक, देखो एग्जाम्पल, a बराबर क्या था 1 2 3, b बराबर क्या लिख दो 1 2 3 4। a b का सबसेट है, यहाँ पे क्या है, a b का सबसेट है। क्यों, क्योंकि a के सभी अवयव, लेकिन क्या a बराबर b है, तो इस केस में a को उप, अब b को अधि। समझ में गया, जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, उप, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति, प्रधानाचार्य होता है, फिर क्या होता है, उप प्रधानाचार्य। ठीक, तो जो छोटा होता है उसका उप, उसको उप, जो बड़ा होता है उसको क्या कहेंगे, अधि। तो किसका अधि, a का अधि ना, यानी कि b इज द सुपर सेट ऑफ a एंड a इज द सबसेट ऑफ b। समझ में आ गया। अर्थात a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सुपर सेट ऑफ a। समझ में आ गया। a को b का क्या कहेंगे, उचित, उचित या प्रॉपर उपसमुच्चय, और b को a का अधिसमुच्चय कहेंगे। समझ में आ गया। तो प्रॉपर और अधिसमुच्चय क्लियर हो गया। a में अवयवों की संख्या b में अवयवों की संख्या से कम होनी चाहिए।
यानी कि कह सकते हो, यानी अर्थात ए बी का सबसेट हो तथा नंबर ऑफ अवयव, ए में अवयवों की संख्या कम हो बी में अवयवों की संख्या से। समझ में आ गया? तो ए को बी का उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे, अधिसमुच्चय कहें। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, हाँ, ए को बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ए बी का सबसेट हो तो पक्का है कि ए के सभी ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? यदि यक्स ए में है तो वो क्या बताएगा कि यक्स बी में होगा। ठीक, यही लिख लो यहाँ। तो मतलब कैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं थोड़ा घुमा के इधर उधर आते हैं, तो कैसे भी है एकदम क्लियर होना चाहिए कि ए बी का सबसेट है और नंबर ऑफ अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या बी के से कम हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। क्लियर है? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चय अब समझ गए होगे ना एकदम बढ़िया से? हाँ, अब गलती नहीं होगी। अब देखो, यदि कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या मान लो आर है। ठीक, मान लो ए बराबर मान लो ए बी सी है, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई जी? ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3, यानी आर बराबर क्या है? 3। ठीक, तो ए में उपसमुच्चय की संख्या, समुच्चय की संख्या 2 के पावर आर होगी। ठीक, ए बराबर ए बी सी है, नहीं ये ए बराबर 3 है, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ए में उपसमुच्चय की संख्या, ए में उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर 3 यानी कि 8। 2 के पावर, देखो यही फार्मूला लगा है ना, अगर ए में अवयवों की संख्या आर है तो ए में उपसमुच्चय की संख्या 2 के पावर आर होगी। लेकिन अगर यही, लेकिन अभी कैसे होगी बता रहे, लेकिन ए में क्या कहो? ए से बनने वाले, ए से बनने वाली उचित उपसमुच्चय की संख्या, उचित उपसमुच्चय की संख्या ये होती है 2 दी पावर r माइनस 1। ठीक, यहाँ पे लिखोगे ए में उचित उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 2 दी पावर 3 माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 बराबर 7। ये तो फार्मूला पहले याद रख लो कैसे हो गए, अभी वो भी हम बताएंगे। क्लियर हो गया? ये दोनों क्लियर रहेगा। ठीक, अब ये ए में अवयवों की संख्या 3 है तो उपसमुच्चयों की संख्या 8 कैसे होगी वो अभी हम करके बताएंगे। समझ में आ गया? इसके पहले कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट, पहला, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय
का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। क्यों होता है? अगर मान लो फाई है, तब मान लो ए कोई सेट है, फाई को ए का समुच्चय कहते हैं। ठीक, देखो ए बराबर क्या था, 1 2 3, बी बराबर क्या था, 1 2 3 4। तो ए को बी का हम सबसेट कहते थे, क्योंकि ए के अवयव अगर हैं तो बी में दिखाएंगे। ए में अवयव लेंगे तब ना हम दिखाएंगे बी में है। तो इसको हम ए का सबसेट कहेंगे, इस आधार पर कहेंगे कि फाई में कोई अवयव है ही नहीं कि उसको लेके हम दिखा देंगे कि वो ए में है। पहले रहेगा तब, जब है ही नहीं तो हम कैसे दिखा देंगे कि सबसेट नहीं है, कैसे कह देंगे सबसेट नहीं है। हम कह रहे हैं कि इम्पटी सेट ए का सबसेट है, तुम कह रहे हो नहीं है। तो नहीं है तुम कह रहे हो तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि इसमें एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो इसमें से एक अवयव ले पाओगे? फाई में अवयव है ही नहीं, लोगे कहाँ से? ठीक, तो कहने का मतलब फाई मतलब इम्पटी सेट, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से हम कोई अवयव ले ही नहीं सकते कि उसको हम दिखा देंगे कि ए में नहीं है। यहाँ ए को बी का उपसमुच्चय दिखाना है तो हम बता देंगे ना कि यहाँ से एक ले लेंगे तो वो बी में है, 2 ले लेंगे तो बी में है, 3 ले लेंगे तो बी में है। इसमें से लेके दिखाएंगे तब ना कहेंगे ए को बी का समुच्चय है। इसमें हम कोई लेके दिखा ही नहीं सकते। जब दिखा ही नहीं सकते मतलब इसको हम कोई अवयव इसमें से लेके हम कह ही नहीं सकते कि वो ए में नहीं है। तो जब ऐसा नहीं कह सकते भैया तो हम कह देंगे कि भाई तब सबसेट हो। समझ में आ गया? तो ऐसे रटना नहीं है कि जैसे किताब में लिख दिया जाता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय क्यों होता है? क्योंकि ए इसमें इम्पटी सेट में कोई अवयव हम ले ही नहीं सकते कि उसको हम दिखा दे कि ए में नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं। तो बाकी इसको ध्यान रखना। और दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना जी। देखो ए बराबर 1 2 3 ले लो, फिर वही चीज लिख रहा है 1 2 3 ले लो। तो ए के सभी अवयव ए में है तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय नहीं हो गया? हो गया ना। तो वही तो लिखे हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि प्रत्येक सेट के अवयव स्वयं में तो है ही ना। ठीक, तो ये 2 चीज एकदम जानना है। पहला चीज ये जानना है कि इम्पटी सेट रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं? फाई से। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक, अब हम लोग ये करेंगे। देखो अब देखो हमको दिखाना है इसमें, अगर किसी सेट ए में अवयवों की संख्या r थी तो उसे उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2r। लेकिन ए से बनने वाले उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2r - 1। ठीक, मतलब 7 ठो। ए बराबर ए बी सी या n बराबर 3, तो ए में उपसमुच्चयों की संख्या इस फार्मूले से कितनी हो जाएगी? 8। और ए में उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब देखो ए के उपसमुच्चय कैसे बनेंगे। ए के उपसमुच्चय इसीलिए है ना, तो ए के उपसमुच्चय बनाना है, इसका बनाना है। इसमें पहले तो फाई होगा, ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी। ठीक, देखो ए के टोटल सब उपसमुच्चय है ना, इसके अलावा कोई उपसमुच्चय बना सकते हो? फाई ए का उपसमुच्चय होता है। अभी हम बताएं कि इम्पटी सेट सभी सेट का उपसमुच्चय होता है। देखो ये कोई सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी क्लोज कर दो सेट हो जाता है।
ये सेट है, इस सेट के सभी अवयव इसमें हैं, इस सेट के सभी अवयव इसमें हैं, इसके भी इसमें है, इसके भी सभी अवयव इसमें हैं, इसके भी सभी अवयव इसमें हैं, इसके भी सभी अवयव इसमें हैं, इसके भी सभी अवयव इसमें हैं। इसके अलावा कोई सेट सबसेट बना सकते हो एक का? बनाओ ना, दो दो एक एक लेके बनाए, दो दो लेके बनाए, तीनों लेके बनाए, और कुछ बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो इसमें कई ठो सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। वही तो हम कह रहे हैं कि ए में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चय की संख्या, उचित उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? वे सभी सबसेट जिसमें अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या से कम हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इसी के बराबर है। तो कितने बने? 7। ये 7 क्या है? 2 के पावर 3 माइनस 1। समझ में आ गया? तो पूछे कि उचित उप समुच्चय, तो कितना? 7। हाँ, फार्मूला ये याद रखना। अब कुछ भी दे दे, क्वेश्चन दे दे, मान लो ए बराबर, अब तुमको 1 2 3 4 इसके उप समुच्चय बनाओ, उप समुच्चय बनाओ। कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे उप समुच्चय? 2 के पावर 4 बराबर 16। समझ में आ गया? 16 होंगे, लेकिन 16 कैसे होंगे वो आपको बनाना है। समझ में आ गया? होमवर्क इसको बनाना, ठीक? बना लोगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना तक? तो 2 क्वेश्चन कर लेना ये सब, मतलब उप समुच्चय कैसे बनते ट्राई कर लेना। तो उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करो। फाई ए बी सी ये सब है। फाई तो जानते हो क्या है? रिक्त समुच्चय, ये समुच्चय है। प्रत्येक समुच्चय युग्म में सही। देखो फाई क्या है? बी का सबसेट होगा। अरे फाई तो सबका सबसेट होता है जी, इसको तो कहना ही नहीं है। फाई क्या होता है? सबका सबसेट है, इसको तो कहना ही नहीं। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई के बारे में तो सोचो, देखना भी मत। हाँ, हम बता दिए क्यों होता है, ये भी बता दिए, ठीक? ए बी का सबसेट है, ए के सभी अवयव बी में है, तो इसको क्या करोगे? नहीं है। क्या करोगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? क्योंकि 3A में तो है, लेकिन वो बता रहा है कि B में, तो ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। समझ में आ गया? A B का सबसेट नहीं है क्योंकि एक अवयव 3 जो है A में है, B में नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? A C का सबसेट है, मजे में है। 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी है। देखो C ज्यादा, C क्या है? A का क्या है? C अधिसमुच्चय। C सुपर सेट है, A क्या है? सबसेट है। ये C क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट है, A क्या है? सबसेट है। B C का क्या है? 1 5 9 सबसेट है। और C क्या है? सुपर सेट। B क्या है? सबसेट। C क्या है? अधिसमुच्चय। B क्या है? उचित। उचित, प्रॉपर। तो बस हो गया, क्लियर हो गया। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 10 भी देख लो। मान लीजिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। क्या एक b का एक उप समुच्चय है? बताओ। a बराबर ये है, b बराबर ये है। a कहाँ है जी? a b c d है। a b का उप समुच्चय नहीं है। क्यों? बस इतना ही नहीं बताना, कम से कम एक दिखाना है। क्योंकि देखो कौन सा अवयव नहीं, ए तो है, ई दिखा दो। ई बिलोंगिंग टू ए में तो है, लेकिन ई क्या है? ई। तो ये लिखो, ऐसे मत कहो सारे अवयव, कह देना, ठीक?
इसको लिख लेना, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ए के सारे अवयव बी में नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। ए बी सी डी, क्या बी ए का सबसेट है? बी भी ए का सबसेट नहीं है। बी के कहाँ अवयव? बी में क्या दिक्कत हो रहा है? बी ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये साफ सब दिख रहा है क्वेश्चन? मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय, यदि ए बिलोंगिंग टू बी हो। देखो ए क्या है, ये सिंबल देखो, ये कह रहा है कि ए बिलोंगिंग टू बी है। ए स्वयं एक सेट है और वो एलिमेंट के रूप में बी में है। ये चीज समझो। मान लो ए बराबर क्या है? 1 है, तो बी जो है, ए जो है बी का एक अवयव है, यानी ए पूरा जाएगा इसमें। समझ में आ गया? अब बी में कुछ और ले लो, 2 ले लो। ये चीज समझे? ए बिलोंग्स टू बी है, मतलब जो ए एक सेट है ना, वो बी का एक अवयव है। ए पूरा सेट जो बी का एक अवयव है। समझ में आ गया? ए मान लिए ये बी ए होगा, बी कुछ भी तो होगा, मान लो बी ए है। अब बी जो है सी का सबसेट है, यानी सी क्या है? ऐसे है, ऐसे होगा 2। देखो बी सी का सबसेट है, बी के सभी अवयव सी में है। अब बताओ कि क्या ए सी का सबसेट है? नहीं। क्यों? हम ए सी का सबसेट हम ये पूछ रहे हैं, ए सी का सबसेट है? एक में एक अवयव है 1, क्या 1 इसमें सी में है? कहाँ है जी? ये अवयव नहीं है, ये सेट है। ध्यान दो, समझ में आ गया? ए सी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 ए में तो है लेकिन 1 सी में नहीं है। 1 ये सेट है, अवयव नहीं है। समझ में आ गया? तो ध्यान देना इस चीज को, अंतर को। तुमको समझ में आया जी? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ध्यान देना, ए सी का सबसेट नहीं क्योंकि ए को सी का सबसेट होने के लिए 1 सी में होना चाहिए। 1 कहाँ? ये तो 1 है दिख रहा है ना, लेकिन 1 का अवयव दिख रहा है तुमको? ये तो एक सेट है। समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक, ये तो ये सिंपल है। वास्तविक संख्या क्या होती है यार? यन क्या है इसका? यन क्या? यन किसका उपसमुच्चय होगा? सबसे इससे बड़ा कौन सा होता है? इंटीजर्स। यन पूर्णांक का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। आई किसका उपसमुच्चय होता है? क्यू। क्यू क्या है? परिमेय संख्या होता है। ये क्लियर समझ में आया? ये तभी समझ में आएगा जब तुमको इंटीजर के बारे में मालूम होना चाहिए, परिमेय संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो एक वीडियो पूरा नंबर सिस्टम का है, उसको देख लो बढ़िया से, क्योंकि ये बिना देखे नंबर सिस्टम को समझे, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखो Q जो है, Q डैश का सबसेट है। Q डैश का मतलब अपरिमेय, इसका मतलब अपरिमेय। क्या परिमेय अपरिमेय, क्या परिमेय संख्या होती है? अरे अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय ना हो। तो कहां से परिमेय अपरिमेय होगा? ये सबसेट नहीं है। लेकिन चाहे Q हो चाहे Q डैश हो, Q मतलब परिमेय संख्या, Q डैश का मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों R होते हैं। ठीक, ये दोनों R के रियल नंबर के सबसेट होते हैं। समझ में आ गया? और कुछ और बस यही तो है। समझ में आ गया? तो यही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। ठीक, क्लियर है? और यन क्या?
प्राकृतिक संख्या को समुच्चय, तो n i में तो होगा ही, n के मतलब सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होंगे, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होते हैं, लेकिन परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होता। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग, इसको समझ लो तब जाके समझ में आया चैप्टर समझ लिए। ठीक है, एक चीज नोट में लिखो, किसी भी समुच्चय के अवयव उस समुच्चय के उपसमुच्चय नहीं होते, उपसमुच्चय नहीं होते हैं। जैसे कह दें a बराबर 1 2 3, तो एक क्या एक अवयव है, तो एक जो है क्या सेट ए का सबसेट है? सबसेट किसी सेट का होता है। ठीक, एक कोई सेट है, अगर एक अवयव ले लो, 1 बिलोंगिंग्स टू ए है, एक ए का अवयव है, लेकिन एक जो है ए का सबसेट नहीं है। समझ में आ गया? तो वही चीज लिखें, किसी भी समुच्चय के अवयव उस समुच्चय के उप समुच्चय नहीं होते। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना, 1 2 3 है तो 1 ए का अवयव है, इस तो ठीक है, लेकिन 1 ए का सबसेट नहीं होता। तो वही चीज लिखे हैं। समझ में आ गया? अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अब देखो हमको इंटरवल पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना एकदम जरूरी है। देखो अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, अब देखो ये ध्यान से, ये जानना बहुत जरूरी। इसको समझ लिए तो समझ लो चैप्टर समझ लिए। इंटरवल, अंतराल समझना, चूंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। गणित को समझने के लिए अंतराल समझना जरूरी है। ठीक, अगर हम लिख दें 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्या। ठीक, थोड़ा समझ लो इसको। हाँ, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए, बस यही हो गया। मान लो ये बराबर ये है। लेकिन अगर बताओ, फिर लिखो 1 से, ऐसे लिखो 1 से 2 तक का प्राकृतिक संख्या, क्या लिखोगे इसको? 1 से 2 तक का प्राकृतिक संख्या लिखोगे 1 2, बस लिख दिए। इसको मान लो कोई सेट है, लिख लो बी। लेकिन अब ये बताओ, 1 से 2 तक का वास्तविक संख्या लिखो। लिख लोगे? ये 1 है, ये 2 है, इसको लिख लोगे? 1 से 2 तक के प्राकृतिक संख्या है तो 1 और 2 लिख दिए। 1 से 2 के वास्तविक संख्या लिख लो। अब तुम बताओ कि 2 से छोटी 1 से बड़ी सबसे बड़ी वास्तविक संख्या बताओ। 2 से छोटी 1 से सबसे बड़ी, 1 से सबसे बड़ी वास्तविक संख्या, बता दो तो क्या बताओगे? 1.9, 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, इससे बड़ा मिलेगा? हाँ,
हाँ क्या? अरे पागल कहीं क्या, 1.99, इससे बड़ा नहीं है, 2 से छोटा है ना, अब इससे बड़ा नहीं मिलेगा। 1.999, 2 से छोटा है ना, 1.999, 2 से छोटा है ना ये। जिंदगी भर कई जन्म ले लो खत्म नहीं होगा। तो अब इसको लिख नहीं सकते तो फिर नेचुरल नंबर लिखना था तो बस लिख के हट गए। इसको लिख सकते हो? जब नहीं लिख सकते तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, इंटरवल। समझ में आ गया? अब इंटरवल में इसको लिख लोगे, देखो कैसे लिखोगे। मान लो यक्स इस प्रकार से है कि यक्स वास्तविक संख्या है और यक्स का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, ऐसे लिख सकते हो ना। अब सब कुछ कह दिए, वो जो लिखते लिखते मर रहे थे, कई जन्म ले रहे थे, अब नहीं लेना है। हो गया ना ये? अब इसको बंद कर दो। ये क्या है? ये है 1 से बड़ा 2 से छोटा वास्तविक संख्या। वास्तविक है ना जी? जो लिख नहीं पा रहे तो लिख दिए ना, ऐसे लिख दोगे तब भैया तुम करो जो करना है, हम बता दिए तुमको यही होता है, 2 से छोटा होता है। अब कोई पूछेगा कि पोल की लंबाई कितनी है, पोल को कभी नापे नहीं हो, हाँ क्या बताओगे? मान लो कहीं गए इंटरव्यू देने, एक लंबा सा खिड़की से बाहर कोई पोल दिख रहा है, कह दिया इंटरव्यू लेने वाला कि बताओ पोल की लंबाई कितनी है, क्या बताओगे? नापे तो नहीं हो कभी जाके, तो क्या बताओगे? कि बता दो उसको, कह दो अपने आधा का तो गुना है। अब जाओ जाओ अपना आधा नापो तुम। हाँ, उसको कह देना कि उस जो पोल है ना उसका आधा होगा ना, उसका दोगुना है। उसका जवाब दे दी ना। अब तो सोचते रह जी कि हम तो न पढ़े, कैसे बताएं, गलत बता दें। तो बस वही तो हम कह रहे हैं, जो चीज़ लिख नहीं पा रहे थे अब इसको ऐसे लिख दिए तो क्या बराबर हो गया ना? क्लियर? अब बता लोगे ना कि पोल की लंबाई चौथाई का 4 गुना है, 1 8 का 8 गुना है। हाँ, तो उसको बता लो, संतुष्ट हो जाए। तो ये होते क्वेश्चन, छोड़ो। अब ये देखो क्या है, 1 से बड़ा 2 से छोटा वास्तविक संख्या। क्लियर? अब इसको जो अब इतना बड़ा ठीक नहीं लग रहा है ये, इसको देखो ऐसे लिखते हैं 1 2, इसका मतलब यही होता है। ये जो सिंबल है ना ये वाला, इसको बोलते हैं ओपन, इसी को बोलते हैं इंटरवल, अंतराल। इसी को क्या बोलते हैं? अंतराल। ये अगर ऐसे सिंबल रहे तो खुला, और ऐसे जो रहे तो इसको बोलते हैं क्लोज, बंद। ये बंद, ये क्या है? खुला, ओपन। ये क्या है? क्लोज्ड। समझ में आया? चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका मतलब ये होता है कि 1 से 2 के बीच की सभी संख्याएं 2 से छोटे 1 से बड़ा, 2 और 1 नहीं रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, समझ में? ओपन इंटरवल। क्या बोलोगे? तो ओपन इंटरवल का कंसेप्ट समझ में आया? इसी प्रकार अभी हम जनरल इसका एक डिफिनीशन बनाएंगे। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम कहते हैं, यही समझा दे रहे हैं सब। ये समझ में? ये क्या है? इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। देखो अगर ये वाला, ये दोनों तरफ से खुला है, ये दोनों तरफ से, इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है, दोनों तरफ से खुला का मतलब ये है कि 1 और 2 को नहीं लेना है, 1 और 2 के बीच में लेना। और इसको लिखते हैं ऐसे, समझ में आ गया? अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2, ये दोनों तरफ से बंद हो गया, ये दोनों तरफ से क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल।
इसको यहाँ लिखोगे कैसे, इसमें यक्स कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार से होंगे कि यक्स जो होगा 2 से छोटा भी होगा, 2 के बराबर भी होगा, 1 से बड़ा 1 के समझ में आ गया। इसमें क्या होता था, 2 और 1 नहीं लेते थे, इसमें 2 और 1 को भी ले लेंगे, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, बंद अंतराल, ये समझ में आया जी। ठीक, अब हम सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन बताते हैं। अगर हम यहां लिख दें 1 2, इसको क्या लिखोगे, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स क्या, पहली बात तो वास्तविक संख्या है, फिर यक्स के बारे में क्या बताओगे, 2 से, देखो इधर बंद है, इधर क्या है, इसको ऐसे लिखोगे, इसको क्या पढ़ोगे, सेमी क्लोज सेमी ओपन, मतलब एक तरफ से क्लोज एक तरफ से बंद, इसको क्या पढ़ोगे, सेमी क्लोज सेमी ओपन। ए थोड़ा हिंदी में इसको पढ़ लेना, मतलब आधा बंद आधा खुला, हाँ मतलब वही समृत विवृत जो भी हो, किताबी भाषा पढ़ लेना, मतलब आधा खुला आधा बंद, सबसे बढ़िया हाँ? अरे वो सब समझ जाएंगे, किताब पढ़ो, आधा बंद आधा खुला, ये आधा बंद आधा खुला, ये आ रहा है ना, आधा बंद आधा खुला। चलो इसको उधर लिखते ना, गड़बड़ा जा रहा है, क्या करें। चलो आधा बंद आधा खुला समझ में आ गया आधा लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यही चीज यह है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर, और अब देखो इधर क्या लिखेंगे, इधर से भी क्लोज है, मतलब 1 के बराबर भी है, तो यक्स, लेकिन 2 के बराबर लिखोगे, इसको भी यही लिखेंगे, सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। हाँ यहाँ पे बड़ा कोष्टक रहेगा, उसके बाद एक छोटा वाला रहेगा। हाँ इधर अगर बड़ा लगा दिए तो देखो इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं 1 ले करके, लेकिन 2 ले करके नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है ना। इसमें क्या है, 1 भी रहेगा 2 नहीं रहेगा, और 1 और 2 के बीच में रहेंगे, क्लियर हो गया। तो ये 4 अंतराल है। अब इसको हम लोग इन जनरल कर देते हैं सामान्यतः, ठीक, इसको मिटाएं, ये तो एग्जाम्पल लेने के लिए समझाए थे। देखो इन जनरल सामान्यतः, इन सामान्य रूप में अगर अब हम लिखें, यदि ए और बी 2 वास्तविक संख्या हैं, 2 वास्तविक संख्या हैं, तथा b जो है a से बड़ा हो, ठीक, तो a b अगर ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं, इसको परिभाषित अब कैसे करेंगे, अब देखो अब समझा चुके हैं हम कैसे परिभाषित, यक्स इस प्रकार से है, यक्स वास्तविक संख्या है और यक्स का मान दोनों, ठीक। इसको पहले बताओ क्या क्या बोलते हैं, इसको खुला अंतराल, नहीं किताब वाला भाषा बता, खुला अंतराल, किताब में क्या कहते हैं, वृत्त, और अरे सॉरी समवृत्त, समवृत्त अंतराल, ऐसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज। तो एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा शब्द समझ लेना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं
ए तथा बी को लेकर। क्लियर? ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्या ए तथा बी को लेकर, इसका मतलब ये होता। क्लियर हो गया? अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम ऐसे लिखें, इसका मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर। बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या होगा? ए तथा बी के बीच, इसको पहले बोलते क्या है इसको बताओ। वी ऐसे विवृत्त अंतराल, बड़ा क्लिष्ट शब्द है। ओपन इंटरवल, ओपन खुला अंतराल, हमको खुला अच्छा लग रहा है। खुला अंतराल मतलब ये क्या होता है, इसको पढ़ोगे। अरे चलो जी, मतलब ए तथा बी के बीच की वास्तविक संख्याएं क्या है? ए तथा बी को छोड़कर, ए तथा बी को छोड़कर। समझ में आ गया? इसी तरह अब इसको ऐसे लिखोगे तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर। बताओ जल्दी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको आधा बंद आधा खुला, अर्ध समृद्ध, हिंदी में लिख लेना जी। सेमी क्लोज सेमी ओपन, हिंदी में लिख लीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर हम ऐसे लिखें, इसका मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर। इसको हिंदी में बोला है अंतविष्ट और बी को बोला है अपवर्जित। अरे बस इसको हम सेमी क्लोज सेमी ओपन जानते हैं, बस सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। आप हिंदी वाला शब्द आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बाकी ठीक ठाक यही लग रहा है। सेमी मतलब आधा, क्लोज माने बंद, सेमी माने आधा, ओपन माने खुला। आधा बंद आधा खुला, ये सबसे बढ़िया शब्द है। बाकी ये चीज़ समझ में आ गया? कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब रियल नंबर की बात करते हैं हम लोग। अगर हम, अरे मिटाई दें जी, नहीं मिट रहा है, उसको नीचे करके मिटा लेंगे। चलो रियल नंबर को, अगर रियल नंबर वास्तविक संख्या, ध्यान से, वास्तविक संख्या, लेट हो गया जी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक मतलब वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। ये कहाँ खत्म होगा? प्लस इंफिनिटी इधर होता है, इधर क्या होता है? ये कहीं बंद होता है? नहीं, जिंदगी भर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है ना। इधर से भी कभी बंद नहीं होता है, यानी ये ओपन सिस्टम है। तो अगर आर को हम लिखना हो तो क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू, ऐसे ही लिख दोगे? नहीं, क्या है? ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, ऐसा क्योंकि बोलते हैं ना, मुझे लगा आर मतलब अब आर को समझ लेना। इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, कहीं बंद होता है? कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ओपन है। इधर क्या क्लोज है, तो आर बराबर ये हो गया। लेकिन अगर आप लिख दें नेचुरल नंबर का को लिखना हो तो बताओ। नेचुरल नहीं, ये तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक। और जैसे पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्या कैसे लिखोगे बताओ? अगर मान लो इसको हम आर प्लस लिखते हैं, इंटरवल में कैसे लिखोगे?
धनात्मक का मतलब यहाँ 0 होता है जी, हाँ, 1 2 इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक पता ही नहीं, ठीक। इनफिनाइट। ऋणात्मक नहीं है तो 0 तो रहेगा ना, हाँ, 0 को लेकर के यहाँ तक, यही ना होगा। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये चाहो तो प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। समझ में आ गया। और नॉन निगेटिव, नॉन, यही है नॉन निगेटिव, इसी को कहते हैं नॉन निगेटिव। इसी को क्या कहते हैं, नॉन नॉन निगेटिव। जो ऋणात्मक ना हो उसको पॉजिटिव कहते हैं, ठीक। अब इसको कह देंगे निगेटिव रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर्स, ऋणात्मक वास्तविक। इसको अगर r माइनस से लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ। इसको भी 0 से यहाँ तो जाएगा ही, ऋणात्मक में 0 नहीं रहेगा। समझ में आ गया, ध्यान देना। ऋणात्मक का दिए तो केवल ऋणात्मक, 0 नहीं रहेगा। समझ में आ गया। धनात्मक में कहोगे तो 0 ले लोगे, धनात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं। समझ में आ गया ना। और ऋणात्मक मतलब धनात्मक, 0 नहीं रहेगा। ये अगर ऐसे लिखें इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें इंटरवल। अब इसको देखो प्रदर्शित कैसे करते हैं, संख्या रेखा पे, ठीक। इसका पिक्चर होगा शायद, देखो देखो, ये वास्तविक रेखा पे देखो जो चीज हम बताए हैं, किताब के ले लिए हैं। वास्तविक रेखा पर आर के उप समुच्चय के रूप में वर्णित उपयुक्त अंतरालों को आकृति। अब ये देखो क्या है, ये ओपन है, ओपन इंटरवल है, ए बी है। ओपन इंटरवल को जब भी लाइन पे दिखाएंगे ये खाली गोला छोड़ बनाएंगे, ठीक। ये मतलब ए और बी को छोड़ करके इसका मतलब होता है। ये क्या है, आर का सबसेट ही तो है ये सब। ये जो है आर का सबसेट ही तो है। छोटा सा संख्या पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर के छोटा सा सबसेट ही ना। ये देखो गोला बंद है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया। ये क्या है, आर का सबसेट ही तो है। समझ में आ गया। देखो इधर से खुला, इधर से ओपन, इसका हाँ बंद, इधर से बंद, इधर से खुला। समझ में आ गया। तो वही जो ओपन इंटरवल हम बताए हैं उसको संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना हो तो ऐसे प्रदर्शित करोगे। ए और बी जहां होगा यहाँ पर खाली गोला बना दोगे। समझ में आ गया। और ओपन जब क्लोज होगा तो ए और बी जहां होगा वो पूरा गोला बनाओगे, मतलब खाली, मतलब गोला नहीं बनाओगे। क्लियर हो गया। तो डायग्राम भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो जितने भी एनसीईआरटी में आपको दिया है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें पावर सेट भी होता है जी। हाँ तो पहले पावर सेट पढ़ लो, इसके बाद सर हाँ घात समुच्चय है ना। तो चलो इसी को, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा पावर सेट पढ़ लेते हैं। क्लीन कहीं करें, अभी जरूरत पड़ेगी बेचारे का। पावर सेट हमें लग रहा है कि गड़बड़ा जाएगा, सवाल कल करा देंगे, ठीक। घात समुच्चय कल नहीं, आज शाम को करा देंगे। शाम को करा के डाउनलोड कर देंगे इसी में जोड़ के ना। शाम को मोबाइल से देख लेना। हाँ घात समुच्चय क्या होता है, यदि ए कोई समुच्चय हो, यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए के घात समुच्चय को पीए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तथा पीए बराबर होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप
समुच्चय का समुच्चय, बस इतने होता है। यदि एक कोई समुच्चय हो तथा ए, तो ए के घात समुच्चय को हम लोग कैसे लिखेंगे? पी ए से, पावर सेट ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ऑफ पी, इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं, ठीक। इफ ए इज एनी सेट द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज, ओके। अब मतलब का, इसका मतलब क्या है? इसको अगर संकेत में लिखो, यानी कि B इस प्रकार से होगा कि B इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको समझाएंगे एग्जाम्पल से, तब समझ में आएगा, ठीक। ऊपर जाएगा ना जी? सबको जाना है एक दिन ऊपर। सब बारी बारी से जाएंगे एक साथ। देखो, अब देखो एग्जाम्पल देखो, पहले जल्दी एकदम समझो। ए बराबर मान लो 1 2 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ऑल सबसेट्स होगा, ऑल सबसेट का सेट होगा, सभी सबसेट का सेट होगा। तो पहले इसका सबसेट बनाओ। सबसेट बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो, इसका सबसेट बनाओगे तो क्या बनेगा? 5 1 2 3 1 2 2 3 1 और 1 2 3। अब ये सबसेट बन गया ना। सबसेट का सेट को हम लोग कहेंगे पावर सेट। यही तुम कह रहे हैं, यही तुम कह रहे हैं। पहले सबसेट बनाओ, उसका फिर एक सेट कर लो, पूरे सबसेट को बांध दो, उसको हम कहते हैं पावर सेट, ठीक। अब पावर सेट में क्या देख रहे हो? इसमें कैसे अवयव हैं? पावर सेट के अंदर अवयव कैसे हैं? सेट के रूप में है। सेट के रूप में इसलिए कैपिटल लिख रहे हैं, देखो। और सेट कैसे हैं? वो हैं ए के सबसेट हैं, देखो यही चीज लिखे हैं। समझ में आ गया? तो पावर सेट समझ में आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन, यदि a बराबर 5 तो पी ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पी ए में अवयवों की संख्या। इसको करिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। पावर सेट समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद एक और बचा है इसमें, यूनिवर्सल सेट, उसको भी पढ़ लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय। ओह, तो उसी में डिलीट हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय, अरे छोड़ो, जाने दो, कर दें। अरे टाइम नहीं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि घर में 10 लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ा क्या होता है? मुखिया। यूनिवर्सल होता है, और छोटे क्या होते हैं? उसके सबसेट होते हैं। सबसे बड़ा आदमी है वो यूनिवर्सल होता है, बास होता है, और उसके छोटे जितने होते, बच्चे, बूढ़े, नाती नातन, वो सब क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तब किसी भी बड़का सेट के जितने विचाराधीन सबसेट है, उनके लिए बड़का सेट क्या है? यूनिवर्सल है। समझ में आ गया? देखो, इफ कोई समुच्चय, पहले कोई समुच्चय U को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, जब इसके विचाराधीन आने वाले सभी समुच्चय
यू के उप समुच्चय हो तथा यू सबका अधिसमुच्चय हो। देखो किताब में क्या लिखा है, लेकिन ये इसको समझो। कोई समुच्चय यू को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे जब इसके विचाराधीन आने वाले सभी समुच्चय यू के उप समुच्चय हो तथा यू सबका अधिसमुच्चय हो। देखो जैसे एग्जाम्पल ए बराबर मान लो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी बराबर लिख दो 1 3 5 7 9। सी बराबर लिख दो 2 4 6 8 10। कुछ भी लिख दो, इसके विचार में आने चाहिए, मतलब इसी के सदस्य होने चाहिए। तो ए बी और सी का क्या है, यूनिवर्सल है। ए क्या है, ए बी और सी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो डी बराबर लिख दो, कुछ भी लिख दो 3 4 5 6। ई बराबर लिख दो 10 12 10 12 14 लिख दो। तो देखो ए क्या है, बी और सी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। लेकिन ई के लिए यूनिवर्सल नहीं है, ये घरे का बाहरे का सदस्य है, पड़ोसी है। ठीक, तो ए जो है बी और सी और डी के लिए यूनिवर्सल सेट तो होगा, क्योंकि ये सब इसके विचाराधीन है। लेकिन इसके विचाराधीन है नहीं है। तो कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट किसी सेट के लिए हो सकता है, किसी सेट के लिए नहीं हो सकता है। किसके लिए होगा, जो इसके विचार में आएंगे। इसके विचार में कौन आएंगे, जो इसके सबसेट्स हों। तो ये कितने लोगों का यूनिवर्सल बन सकता है, 2 के पावर 10 लोगों का यूनिवर्सल बन सकता है। इसके जितने उप समुच्चय होंगे, इसके छोटे बच्चे होंगे ना, तो उसके लिए तो बास होगा ना, उसके लिए यूनिवर्सल होगा। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया यू क्या, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, उस सेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेट हों, इसके उप समुच्चय हों, उन्हीं के लिए यूनिवर्सल होगा। ठीक, और एग्जाम्पल देख लो। ठीक, पहले तो समझ में आया ना। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, यन क्या है, आर जो है यूनिवर्सल सेट है किसका, यन मतलब वास्तविक संख्या आर, वास्तविक संख्या आर, प्राकृतिक संख्या यन, पूर्णांक संख्या आई, परिमेय संख्या क्यू, अपरिमेय संख्या क्यू डैश। सभी के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, कौन, वास्तविक संख्या आर, प्राकृतिक संख्या एन, पूर्णांक संख्या आई, परिमेय संख्या क्यू, अपरिमेय संख्या क्यू डैश, सभी के लिए क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब बॉस, मतलब ये सब इसी के पैदाइशी हैं। मोदी जी, हाँ, मोदी जी। अरे वो छोड़ो, वो सब जो सही है उसको बोलोगे। मतलब इसी के ये सब क्या है, पैदाइशी हैं। ठीक, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, उसके अधीन आने वाले जो सबसे जितने छोटे लोग हैं सबके लिए वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू। समझ में आ गया? देखो आपके एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.3 से संबंधित जो भी टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे, सवाल को लगाने से संबंधित, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।